This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा ब्रह्मवासरः श्रावण कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 18 अगस्त 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 अत्रैव शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावानीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयार्केषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्वं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अग्रे तु तावत् द्रव्यभेदम् अभिप्रेत्य किञ्चित् अभिधास्यामः। अतः ऊर्ध्वं द्रव्यभेदम् अभिप्रेत्य किञ्चित् कथयामि वक्ष्यामि इति। सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकम् अस्मिन् अर्थे तच्चेतनावत् अचेतनं च तस्य गुणाः शब्दादयो गुर्वादयश्च द्रवान्ताः कर्म पञ्चवेदमुक्तं वमनात्। तर्हि सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकम् अस्मिन् अर्थे यतः न केवलम् एकमहाभूतारब्धं किमपि द्रव्यम् अपि तु सर्वाण्यपि महाभूतानि सम्मिलितानि द्रव्यं कुर्युः कार्यद्रव्यं यद्यत् वर्तते तत्तत् सर्वम् अनेन प्रकारेण सम्भूतम् इति अवगन्तव्यम्। तत् चेतनावत् अचेतनं च मुद्राराक्षसः इति। तर्हि अचेतनं च चेतनावत् अचेतनं च तस्य गुणाः शब्दादयः अचेनंच झालंय अचेतनं पाहिजे तसे अचेनं। तस्य गुणाः शब्दादयो गुर्वादयश्च द्रवान्ताः कर्म पञ्चवेदमुक्तं वमनात्। तर्हि शब्दादयः गुर्वादयश्च द्रवान्ताः तस्य गुणाः एवं पंचविधं कर्म वमनादि तस्य कर्म इति उक्तम्। तो द्रव्य भेद के बारे में अभी कुछ बताते हैं। सर्वं द्रव्यं पांचभौतिकम् अस्मिन् अर्थे सभी जो द्रव्य है वो पांचभौतिक है। वो चेतन और अचेतन इस प्रकार के बताए गए हैं और उसके शब्दादि गुण और पूर्वादि द्रवांत गुण इस प्रकार के हैं। तो शब्दादि जो है विशेष गुण है और गुरुवादि जो है वो सामान्य इस प्रकार के गुण रहेंगे। और वमनादि पंचविध कर्म उत्तम, ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि द्रव्य का कर्म विभिन्न प्रकार का है। उसमें पंचकर्म वमनादि पंचविध उत्तम, ये 5 प्रकार का जो पंचकर्म कहा गया है वो उसका कर्म यहाँ पे बताया गया। तो वास्तव में यही सबसे अहम कर्म है ऐसा बताना काफी मुश्किल है। लेकिन जब
इस प्रकार की रस प्रकरण चल रहा है, चर्चा रस की चर्चा चल रही है, और उसमें वमनादि कर्म प्रधान उसका प्राधान्य से निर्देश है, बाकी सभी कर्म इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर भी वमनादि क्यों कहा, ये भी एक अहम चीज रहेगी। तत्र द्रव्याणि गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि तानि उपचय संघात गौरवस्थैर्यकराणि। तो जो द्रव्य इन गुणों से युक्त है, गुरु खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुल, तो उसमें गंध गुण बहुल ये एक प्रधान रहेगा, क्योंकि वो केवल पृथ्वी महाभूत की खासियत इस प्रकार से है। और थोड़े आश्चर्यजनक बात यह है कि गंध द्रव्य उड़नशील होते हैं, ऐसा आधुनिक फिजिक्स कहता है। और जो इंसेंस स्टिक्स वगैरह हम उदबत्ती वगैरह अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से सुगंध फैल जाता है। तो ये उड़नशील इस प्रकार के हैं, और उड़नशील द्रव्य पार्थिव है, ये इस प्रकार का थोड़ा उसमें विरोध इस प्रकार का है। लेकिन जो क्रम बताया गया कि आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आपात पृथ्वी, उसमें आकाश में शब्द, वायु में शब्द स्पर्श, तेज में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों गुण उपस्थित होते हैं। फिर भी हर एक महाभूत की एक विशेषता इस प्रकार की रहती है, और उसके पहले वाले महाभूतों में वो गुण नहीं रहता। तो ये गंध गुण पृथ्वी महाभूत में ही रहता है, ऐसा इनका कहना है। एक आश्चर्य की बात रही थी कि दुर्गंध्यापान वायु एक लक्षण काफी लोगों में दिखता है। तो मुझे कुछ क्वेरी पूछी गई थी कि ये किस किस में होता है, तो मैंने कहा ठीक है, लक्षण को देखेंगे तो पता चल जाएगा। लक्षण को ढूंढने पर ऐसा पता चला कि ऐसा लक्षण आया ही नहीं है। तो फिर मैं भी अचंभित रहा। पुरुष के बारे में पुरुषम दुर्गंधी वगैरह प्रकार के रेफरेंसेस है, तो वायु का गंध गुण है ही नहीं, तो वहां कहाँ से आएगा इस प्रकार से। तो जो भी गंध आता है वो वायु का नहीं है, वो पुरुष का ही गंध है, वायु सिर्फ उसको वहन करता है। तो ये मेरे लिए भी एक आश्चर्य था कि मैंने सोचा था हाँ ठीक है, तो लक्षण कोश में मिल जाएगा, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नहीं है, लक्षण कोश में नहीं है। तो पता चला कि ये वायु का लक्षण है ही नहीं, ये तो हाँ, इसका लक्षण है, पुरुष का लक्षण है, और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। तो पार्थिव द्रव्य गंध गुण बहुल इस प्रकार का है, बाकी गुरु खर कठिन मंद वगैरह जो है, ये उसमें गुण है ही, ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। अभी अगर हम इन गुणों का मापन कर सकते हैं कि किस द्रव्य में कौन सा गुण है, कितनी मात्रा में है, इस प्रकार से। और जनरली ऐसा नहीं होगा कि एक ही महाभूत के सिर्फ गुण रहेंगे, बाकी महाभूतों के भी गुण रहेंगे, कि क्योंकि सब द्रव्य सर्वं द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मि, सभी द्रव्य पांचभौतिक इस प्रकार का है। तो ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। और अगर हमें मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेना है, तो मेरा स्पष्ट मत है कि एक गुणों के बारे में हमें जानकारी अगर मॉडर्न फिजिक्स के तहत हो सकती है, तो एक अलग चीज होगी। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का उपयोग बाकी अन्य शास्त्रों में हुआ है, वैद्यक आधुनिक वैद्यक में भी इस प्रकार से हुआ है। और माइक्रोस्कोप से लेकर विविध प्रकार की स्कोपीज वगैरह जो है, ये सब या फिर सोनोग्राफी, कैट स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई वगैरह वगैरह, ये सब जो चीजें हुई है, वो मॉडर्न फिजिक्स का इसमें उपयोग करना, इसी का नतीजा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्रगल्भ हुआ है अभी,
उसमें भी इलेक्ट्रॉन के जरिए इन प्रकार के गुणों का वहन करना, ये एक अहम चीज है। शुरुआत टेलीफोन से हुई, जिसमें शब्द का ग्रहण किया गया, शब्द का वहन किया गया। फिर आगे चलकर टेलीविजन आ गया, इसमें केवल श्राव्य माध्यम माध्यम नहीं, दृक माध्यम भी प्रयोग में आने लगा। सेंसर्स आ गए आगे चलकर, और ये सेंसर्स के जरिए स्पर्श के बारे में पता चल गया। अभी लिफ्ट वगैरह जो में है वो हमारा थंब इम्प्रेशन काम करता है, या थंब इम्प्रेशन से उपस्थिति जांची जाती है। ये स्पर्श का इस प्रकार का है। गंध के बारे में ज्यादा बहस हुई नहीं है कि गंध को कैसे पहचाने, लेकिन कुत्तों का इस प्रकार से प्रयोग होता आ रहा है और उनकी गंध सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो उसके आधार पर वो पहचान सकते हैं कि ये भली चीज नार्कोटिक्स ड्रग्स है या नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उनका भली भांति इसमें इस्तेमाल होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका कन्वर्जन नहीं हुआ है, और वैसे रस के बारे में भी नहीं हुआ है। ये बता रहे थे कि गंध के बारे में टीवी में इस प्रकार के परिवर्तन कर सकेंगे, और टीवी में इस प्रकार का गंध फैलाने की क्षमता होगी। खाना खजाना वगैरह प्रकार के जो कार्यक्रम है, उसमें आप पदार्थ को देखते देखते उसका गंध भी सूंघ सकेंगे, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके इन शब्द स्पर्श रूप रसगंध के बारे में कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर रस का इस प्रकार से ज्ञान होता है, तो हमारी जो बड़ी समस्या है कि हमारा जो रसनेन्द्रिय है वो इतना सक्षम नहीं है। केवल जिह्वा से अगर हम परीक्षा करते हैं तो सभी रसों का ज्ञान नहीं होगा, अनुरस का ज्ञान होना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन अगर हम एनालिसिस कर पाएंगे रस का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, तो शायद इस द्रव्य में कौन से रस है इसके बारे में हमें जानकारी चले, पता चले। और फिर रसवीर्य विपाक प्रभाव, यह हमारी पद्धति है द्रव्य को देखने की। जो अभी की समस्या है कि टमाटर या सोयाबीन या मूंगफली वगैरह वगैरह, इनके गुणधर्म के बारे में कैसे निश्चय करें, ये एक बड़ी समस्या है जो विदेश से आए हैं। तो अगर ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अगर हम इसमें प्रयास कर सकेंगे और उनका विनिश्चय कुछ हद तक कर पाएंगे तो एक बात बन सकती है, ये हमारे लिए एनालिसिस उपलब्ध हो जाएगा, और फिर उसके आधार पर आयुर्वेद में उनके गुणधर्म क्या होंगे उसके बारे में बता सकेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं चल रहे हैं। और हमारी दृष्टि से वातदुष्ट, पित्तदुष्ट, कफदुष्ट या दुष्ट जुष्ट, इस प्रकार का रक्त कैसे हम डिसाइड करेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस प्रकार से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर हम उसके बारे में कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ परीक्षण कर सकते हैं, तो भी एक अलग चीज होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पांचभौतिक द्रव्य के बारे में किस महाभूत का आधिक्य है या कितने कितने महाभूत है, यह अगर हम समझ पाएंगे तो शायद एक अजीब बात बनेगी, एक अच्छी बात बनेगी हमारे लिए। और फिर उसके आधार पर हम अपने द्रव्यों का गुण विनिश्चय कर पाएंगे। तो गुरुत्व किस प्रकार से मापना है, खरत्व किस प्रकार से मापना है, ये भी सभी चीजें रहेगी। एक बहुत बरसों पहले तात्या दलुकर ने एक भुसावल में संगोष्ठी का आयोजन किया था। उस समय में वो महर्षि महेश योगी के जरिए विदेशों में जाते रहते थे, और वहां बड़ी दिक्कत हो जाती थी
की ट्रांसलेशन की। गुरु को हेवी कहेंगे, लघु को लाइट कहेंगे, ये सामान्य रूप से प्रचलन में था। और गुरु का जो मतलब है द्रव्य से ब्रूहणे कर्मणि शक्ति गुरु, वो इसमें हेवी में नहीं आता है इस प्रकार से। और लघु का जो लाइट इस प्रकार से करेंगे तो लघु ये जो है अग्नि प्रदीपक वगैरह इस प्रकार का है, उसके बारे में कैसे बताएं, ये बड़ी समस्या होती थी। तो उनका कहना था कि एक परिभाषा निश्चित की जाए कि इसके बारे में ये शब्द का प्रयोग करें वगैरह वगैरह। वैसे स्निग्ध के बारे में अंचुअस इस प्रकार का शब्द का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। और खास करके जो विदेशों में गए हुए वैद्य है उनमें एक वाक्यता नहीं है इसके बारे में, ये सबसे अहम चीज है। और फिर विदेशी लोग उसको किस प्रकार से समझ पाएंगे ये भी एक अलग चीज है। तो मैं मामा जोशी, चंदा जोशी, रमेश नानल सर और ये जामनगर वाले हरिशंकर शर्मा, हम 5 उसमें निमंत्रित थे। हाँ, और दाता जड़ुकर खुद, दाता जड़ुकर गणेश शास्त्री जोशी के छात्र रहे हैं, गणेश शास्त्री जोशी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। तो मामा जोशी उनके साहबी इस प्रकार के थे। उन्होंने कुछ भेजा था, पेपर भेजे थे, मुझे अवसर नहीं मिला। और मैं और मामा जोशी ट्रेन से भुसावल के लिए जा रहे थे। तो मैंने वो कागज साथ में रखे थे। तो रात को मैंने वो कागज निकाले कि एक बार इसे पढ़ लेंगे। तो पढ़ने पर मुझे पता चला कि ये बहुत गंभीर मामला है। और इस प्रकार से हो नहीं सकता। तो मैंने मामा जोशी से पूछा कि आपने पढ़ लिया क्या? तो मैंने हाँ पढ़ लिया मैंने। तो मैंने कहा कि आपकी क्या राय है? तो बोले नहीं नहीं, ये ठुकराने की चीज है। उनकी भी राय स्पष्ट थी कि ये नहीं एक्सेप्ट कर सकेंगे हम। तो उसमें क्या किया था कि हर एक पारिभाषिक शब्द को एक अंग्रेजी वाला शब्द दे दिया था। और वो उस तरीके से हम विदेशों में पढ़ाएं, ऐसा उनका कहना था। हाँ। दूसरे दिन नानल जी और ये भी सब आए, हरिशंकर शर्मा भी पहुंचे। हरिशंकर शर्मा की वो मेरी पहली मुलाकात थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो? मैं एमडी कर चुका था उस समय में। मैंने कहा कि ये इस प्रकार का मेरा विषय रहा और मैंने संहिता में एमडी किया है। तो वो विषय संस्कृत में है, त्रयाण उपस्तंभाना विशेषतः हारस्य विस्तरण विचारा, ये मेरा सब्जेक्ट था। तो वो संस्कृत में है। ये बोलने के बाद उन्होंने संस्कृत में संभाषण आरंभ किया, मैंने संस्कृत में जवाब देना शुरू किया। तो हम करीबन पौना 1 घंटा बोलते रहे। और वो भी बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगता था कि तरुण युवा पीढ़ी में इस प्रकार के संस्कृत में बोलने वाले वैद्य कोई नहीं होंगे। तो जब उन्हें पता चला कि मैं भली भांति उनसे बात कर सकता हूँ तो वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर ये संगोष्ठी चली और रमेश नानंद जी ने शुरुआत की कि ये बराबर नहीं है इस प्रकार से। और बाकी सभी लोगों ने फिर उसके बारे में उनका अनुमोदन किया। 2 दिन तक ये संगोष्ठी चलती रही। नरेश नानल खुद अपने साथ सभी संदर्भ लेके आए थे, गुरु के बारे में क्या क्या है, लघु के बारे में क्या क्या है, तो है सभी। और सिर्फ हेवी कहने से या लाइट कहने से कुछ अर्थ समझता नहीं है। तो एक बात पक्की हुई कि मूल शब्द को बदलना नहीं है, मूल शब्द को रखना है। ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में ग्लॉसरी दे सकते हैं, उसका स्पष्टीकरण जो भी हमारे ग्रंथों में है, टीकाओं में है, उसके बारे में बहस करेंगे। वो सभी शेड्स जो है वो वहां पे बताएंगे, लेकिन मूल शब्द वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं लाना है इस प्रकार से। तो ये एक अहम विचार
हाँ, ये सभी लोग विदेशों में जाने वाले थे। मैं इस समय तो विदेश में जाने वाला नहीं था, लेकिन ये सभी लोग विदेश में जाने वाले इस प्रकार के थे। और बाद में मैं जब विदेश जाने लगा तो मैंने इसी का जिक्र किया कि नहीं, हमारी मूल परिभाषा जो है वो बदलनी नहीं चाहिए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमारे हाथों को आगे बढ़ाना है इस प्रकार से। जब मैंने ये बात कही कि वातजुष्ट पित्तजुष्ट रक्त को हम अगर डिसाइड कर सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर, तो बहुत निजी लोगों ने भी ये बताया कि तुम ऐसा करो कि ब्लड का एनालिसिस अवेलेबल है मॉडर्न के हिसाब से, उसमें तुम्हें जो लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा जुड़ता है वातजुष्ट रक्त से, उसको सभी लोगों के सामने रखो, और वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो सभी जगह ये फैल सकता है। मैंने कहा मैंने ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी तरीके से उसके बारे में पैरामीटर्स ढूंढने हैं एलोपैथी में। मैं ऐसा नहीं चाहे, एलोपैथी छोड़ दो, फिजिक्स में ढूंढने हैं कि उनके पैरामीटर्स में वातजुष्ट रक्त को बिठाना है। ऐसा नहीं है, वातजुष्ट रक्त को समझने के लिए मॉडर्न के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको मुझे देखना है। तो सभी लोगों को ये पता चल रहा था कि नहीं, ये सबसे आसान तरीका है, जो काम हुआ है उस काम को इसमें जोड़ देंगे इस प्रकार से। मैंने कहा अगर हो भी सकता है वो, लेकिन हमें उस दृष्टि से प्रयास नहीं करने चाहिए। हमें जो प्रयास करने हैं वो हमारे लिए पैरामीटर्स ढूंढने के प्रयास करें, चाहे नए पैरामीटर्स हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है इस प्रकार से। तो अगर इन सभी के बारे में हम पैरामीटर्स को ढूंढ सकेंगे, गुरु कैसे डिसाइड करेंगे, कठिन कैसे डिसाइड करेंगे, खर कैसे डिसाइड करेंगे, तो खर के बारे में श्लक्ष्ण और खर ये अपोजिट है एक दूसरे से। हाँ, तो जो एक इस प्रकार का पेपर आता है लिखने का रहा इस प्रकार से, सैंड पेपर, उसमें तरतम भाव कुछ होता है क्या, वो सैंड पेपर के बारे में हम फिजिक्स के बारे में किस प्रकार से सोच सकते हैं, या श्लक्ष्ण जो गुण है वो सन्माय का जो कोरमाय का या सन्माय का जो है उसका श्लक्ष्ण स्पर्श है, या नवनीत का मक्खन का स्पर्श श्लक्ष्ण इस प्रकार का है, तो हम उसको किस प्रकार से जान सकते हैं, ये हमें समझना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर खरपाक हो गया या मृत्युपाक रह गया, इस प्रकार के जो है उसके बारे में उसका टेस्टिंग होना जरूरी है फिजिक्स के आधार पर, कि हाँ ये खरपाक की तरफ जा रहा है, ये मृदुपाक है, ये मध्यम पाक है इस प्रकार से। या कोई केक बना रहे हैं तो वो ठीक तरीके से बना है नहीं है, उसका खरपाक हो गया, उसका मृदुपाक रह गया इस प्रकार से। और ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के जरिए होना चाहिए, ये सब्जेक्टिव नहीं होना। तो अगर सीसीआरएस इस प्रकार का काम उठा लेती है, चाहे संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में हो, जैसे तनुजा नेसरी मैडम ने शब्दपुष्पी के आधार पर बहुत सारा संशोधन किया, बहुत सारे द्रव्य गुण उनका विषय है, बहुत सारे छात्रों को शंखपुष्पी के बारे में ही रिसर्च करने के लिए कहना है, विभिन्न विभिन्न अंगों के लिए। तो अगर उनके पास 10 छात्र है तो 10 तरीके से शंखपुष्पी के आधार पर संशोधन होगा, ये एक्चुअली उन्होंने करके दिखाया है। तो उसी प्रकार से अगर हम एक गुण के लिए प्रयास करते रहेंगे, दूसरे विषय देने ही नहीं है छात्रों को, सिर्फ इसी बारे में संशोधन करना है इस प्रकार से, और चाहे द्रव्य गुण में हो, चाहे सिद्धांत में हो, किस भी तरीके से हो, चाहे निदान में हो, हमें इस प्रकार से खरत्व आ गया है। ये जो कुंभ का माला वगैरह बारे में कहा गया है, तो खरत्व इस प्रकार से आ गया है इसमें, परिदग्धा खरा जिह्वा इस प्रकार का वर्णन है।
तो एक खर गुण के बारे में निदान से लेकर सिद्धांत से लेकर या फिर द्रव्य गुण इस प्रकार से लेकर संशोधन करना है। एक ही समय 4-5 छात्र इस प्रकार में अगर जुड़ जाएंगे, दूसरा कोई ग्रुप जो है वो लक्षण गुण के बारे में करेगा, कठिन के बारे में करेगा, मंद के बारे में करेगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसके लिए अगर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप हो जाए तो एक बेहतरीन चीज होगी कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के जरिए हम गुणों का विनिश्चय कर पाएंगे, और गुणों का विनिश्चय कर पाएंगे तो पार्थिवादी द्रव्य के बारे में विनिश्चय कर पाएंगे, और फिर उसका दोष के ऊपर क्या परिणाम होने वाला है उसके बारे में जान सकेंगे, या धातु मल इन सभी के बारे में किस प्रकार का परिणाम होने वाला है, इस प्रकार से समझ पाएंगे। तो जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन ने फिजिक्स का इस्तेमाल किया और फिर एक्सरे से देखकर ये सोनोग्राफी, पेट स्कैन, एमआरआई वगैरह वगैरह के बारे में जिक्र हुआ, ये मेडिविजन या क्या नाम है इसका, जो जंगली महाराज रोड पे नया खुला था, मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सेंटर, तो उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को आमंत्रित किया था सेंटर दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए, और फिर फॉलोड बाय डिनर इस प्रकार से। तो मैं भी एक दिन गया था उसमें देखने के लिए कि क्या चीज होती है इस प्रकार से। तो हमारे साथ में और कुछ आदमी था, मुझे पता नहीं है, बीएमएस ही था लेकिन एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाला। वो पूछ रहा था एमआरआई नहीं है क्या आपके यहाँ? एमआरआई उस समय बहुत नया आया था टेक्निक। तो बोले नहीं, अभी तक एमआरआई नहीं, सीटी स्कैन वगैरह है लेकिन एमआरआई तो नहीं है इस प्रकार। तो वो बार बार वही जिक्र करता रहा कि एमआरआई भी होना चाहिए, एमआरआई भी होना चाहिए, नया इन्वेस्टिगेशन है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स आयुर्वेद में निष्पन्न होते हैं तो पूरे विश्व भर में जाने के लिए एक शास्त्र के हैसियत से ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी दो तरीके हैं उसके लिए, एक वैद्यों की, अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, और वो समाज में अपना सहयोग दे दे, कॉम्प्लिकेटेड एडवांस केसेस ट्रीट करे, तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा, समाज आयुर्वेद की तरफ मुड़ जाएगा। चाहे आपके पास ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हो न हो, आप सिद्ध करेंगे नहीं करेंगे कोई चीज नहीं है। दूसरी ओर ऐसा है कि आयुर्वेद साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर निर्भर है, केवल सब्जेक्टिव पैरामीटर्स, नाड़ी परीक्षा वगैरह इसके आधार पर निर्भर नहीं है। ये अगर हम सिद्ध कर पाते हैं तो भी आयुर्वेद के लिए एक साइंस के रूप में उभर आना पॉसिबल है। और जो अभी के तथाकथित साइंटिस्ट है उनके लिए ये बड़ी चुनौती इस प्रकार की है। माशेलकर जी ने ये जो कहा कि आयुर्जिनोमिक्स, ये संज्ञा कॉइन की गई इस प्रकार से, तो उनको बड़ा आनंद रहा कि आयुर्वेद मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं आ रहा है इस प्रकार से। क्योंकि जो आज की साइंटिफिक कम्युनिटी है वो जिस भाषा को समझती है उसी भाषा में अगर उनको बोलेंगे तो शायद वो कन्विंस होने के पॉसिबिलिटी। हम अपनी परिभाषा में बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, और संस्कृत का बेस है ये तो और भी गंभीर इस प्रकार की बात है। और फिर इसका नतीजा सभी प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। अगर उसको साइंटिफिक, आज के विज्ञान के युग में साइंटिफिक सिद्ध करना है तो ये एक आम बात है। नहीं तो जो मैंने दूसरा रास्ता बताया कि ये कुछ भी नहीं करो लेकिन अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़े, जो मूल ग्रंथों को पढ़ सके, जो मूल ग्रंथों को समझ सके और उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर सके, ऐसे वैद्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा। और फिर ये साइंटिफिक समाज हमारी तरफ मुड़ेगा, वो अपने तरीके से उसका एनालिसिस करेगा। जैसे कि सीएसआईआर ने त्रिकटु
क्यों आया है बहुत सारे योगों में, इसके बारे में संशोधन किया और एक निष्कर्ष निकाला कि ये योगवाही है, कैटालिटिक एक्शन है त्रिकटु, और इसलिए त्रिकटु बहुत सारे योगों में आता है इसके पास। तो वो अपनी तरीके से ढूंढेंगे, अगर वो समझते हैं कि ये बहुत काफी कारीगर है। अभी योग के बारे में जैसे हुआ है कि योग को एलोपैथी के डॉक्टर ने ज्यादा समझने की कोशिश की, हाँ, और विभिन्न तरीके अपनाए गए, ध्यान वगैरह कुछ बाकी चीजें हैं उनको सिद्ध करने के लिए कि इस प्रकार से किस प्रकार से काम करता है वगैरह, और फिर पूरे विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैवल्य धाम वगैरह का इसी प्रकार का काम है। हाँ, कैवल्य धाम संस्था एक मूर्धन्य संस्था है योग के बारे में। अयंगार जी का इसी प्रकार का काम है, उन्होंने पूरे विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार इस प्रकार का किया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम इन गुणों का भली भांति अध्ययन कर सके ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर, तो एक बात हम बन सकती है। और एक बार उसका निश्चय कर लिया तो जैसे तनुजा मिश्र मैडम ने किया उस प्रकार से सभी गुणों के बारे में करना पॉसिबल है। सभी रेफरेंसेस ढूंढने हैं, चाहे विषय आपका निदान का हो, द्रव्य गुण का हो, चिकित्सा का हो, या स्वस्थ वृत्त का हो, जहां जहां इसके बारे में रेफरेंसेस है वो सभी इकट्ठा करने हैं, और इन सभी रेफरेंस के ऊपर सभी को मिलकर काम करना है, ये पॉसिबल है। वैसे भी ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि एमडी के लिए विषय कैसे ढूंढेंगे। अभी अभी पिक्चर काफी बदल रहा है और काफी छात्र अच्छे आ रहे हैं आयुर्वेद में एमडी करने के लिए, जिनका बेस है कुछ ग्रंथों का, लेकिन अध्यापक उस प्रकार के नहीं है। वो चाहते हैं कि पारंपरिक रूप से कुछ छोटा सा विषय लिया जाए और फिर इसके आधार पर संशोधन हो जाए, एमडी डिग्री मिल जाए, बस बाकी क्या करना है, आगे उसका कुछ करना है नहीं है उसकी कोई चिंता भी नहीं है। एक बड़ा अजीब अनुभव मैंने मोये लेले से सुना था। वो जब जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, तो एक 6 महीने के बाद उन्होंने सर्वे किया, सभी अध्यापकों से पूछा कौन कितना पढ़ा रहा है, कितना पूरा हुआ है वगैरह। तो सीपी शुक्ला सर ने कहा कि हाँ, अथातः दीर्घं जीवितम तक आए हैं, अध्याय व्याख्या समय आओ भी बाकी है, 6 महीने हुए, केवल इस सूत्र के आधार पर अथातः दीर्घं जीवितम तक ही आए हैं इस प्रकार। तो ये एक तरीका रहा। हाँ, एक द्रव्य की उनकी मैडम थी, उसको पूछा गया, उसने कुछ बताया, तो सर ने पूछा कि तुम्हारा एमडी का विषय क्या था, तो उसने कहा ग्राही और संबंध में फर्क। तो उन्होंने पूछा कि क्या है फर्क ग्राही और संबंध में, तो आश्चर्य से उसका जवाब आया, अभी तो मैं भूल गई। इतने बरस हो गए अभी, अभी क्या ध्यान में रहेगा। तो ये अगर हमारे पदव्युत्तर छात्रों की स्थिति है, जामनगर जैसे संस्था में ये स्थिति होती है, तो बाकी कॉलेजेस के बारे में क्या कहेंगे इसके बारे में। तो ये केवल एक नाम मात्र रह गया है। एमडी हासिल करने के बगैर कॉलेज में नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए एमडी करना है। उसका ना कि कोई ज्ञान से संबंध है, ना कि कोई अनुभव से संबंध है। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की चीज होती है। हाँ, तो कुछ छात्र समझते हैं कि क्या करना है एमडी करके, कुछ फायदा नहीं है इस प्रकार का। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपको सिस्टम बदलनी है तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा। बाहर से रहकर आप एमडी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें दम नहीं है, ऐसा बोलने का कोई सवाल नहीं है, या इस प्रकार से बोलने से कुछ बात बनेगी नहीं। उसमें घुस जाओ, खुद एमडी करो, और फिर एमडी के बारे में बोलना आरंभ करो, उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो उसके बारे में
प्रयास करो, तो ही माहौल बदलेगा, नहीं तो ये माहौल नहीं कभी बदलेगा इस प्रकार से। तो आयुर्वेद में संशोधन किस प्रकार से चलता है, मैंने एक बड़ी कोशिश की थी कि बघेल सर की किताब है रिसर्चेस इन आयुर्वेद, और सभी संकलन किया था उनके जमाने तक, जितने भी आयुर्वेद में रिसर्च एमडी पीएचडी के लिए हुए हैं उन सभी का संकलन किया था। और वास्तविक ये जरूरी है, क्योंकि रिसर्च दोहराया नहीं जाए, डुप्लीकेट न हो जाए, या ओवरलैपिंग भी नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। और हमारे यहाँ सभी भाषाओं में थीसिस लिखे जाते थे, मातृभाषा में भी लिखते थे, हिंदी अंग्रेजी में भी लिखे जाते थे, कुछ संस्कृत में है, मेरा जैसा संस्कृत में है वैसे सदाशिव शर्मा का भी एक संस्कृत में संप्राप्ति लक्ष्मण संबंध इस प्रकार। तो अगर कोई कन्नड़ भाषा में है, कोई मराठी भाषा में है, और दूसरा भाषिक छात्र है, तो उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो एक सीसीआरएस को एक नियम बनाना है कि इसकी लाइव वेबसाइट होनी चाहिए। वास्तव में जो किताब है वो हर बरस कोडोली के कॉलेज में 100 एमडी के छात्र हैं, जयसिंहपुर के कॉलेज में 60 एमडी के छात्र हैं, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में ऐसी कुछ संख्या है। तो इतने बड़े पैमाने पर एमडी निर्माण हो रहे हैं, और फिर उनके जो विषय है हम समझ लेते हैं कि 1-2% ही अच्छे थीसिस रहेंगे, बाकी सब फालतू रहेगा इस प्रकार से। लेकिन उस 1-2% के लिए तो भी प्रयास करने चाहिए कि वो कैसे ढूंढेंगे इस प्रकार से। तो ये ऑनलाइन पोर्टल इस प्रकार की होनी चाहिए, और कंपल्सरी होना चाहिए कि जब आप विषय को चुनेंगे तो वहां पे एंटर करना है एमडी स्कॉलर कैटेगरी, इन प्रोसेस ये विषय चल रहा है इस प्रकार से। और जब आप थीसिस पूरा करेंगे उसका एक सिनॉप्सिस अंग्रेजी में वहां पे देना है। और ये पूरा होने के बाद फिर एक सिनॉप्सिस अंग्रेजी में देना है, ये पूरा हो गया, अब प्रकार में मुझे डिग्री मिल गई इस प्रकार से। और उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए कि किस विषय पर ये किया गया है इस प्रकार से। और कोई भी नया छात्र जब नया विषय चुनेगा तो उसको ये कंपलसरी होना है कि इस वेबसाइट को विजिट करो, तुम्हारा सब्जेक्ट पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में जानकारी कर लो, अगर हुआ है तो तुम उससे अलग क्या करने वाले हो उसके बारे में सोचो, तभी जो एथिकल कमेटी या फिर जो कमेटी रहेगी वो उसको पास करेगी, नहीं तो पास नहीं करेगी इस प्रकार से। और इस प्रकार का बाकी सब विषयों में है। केमिस्ट्री में 1935 से लेकर इस प्रकार का चयन है सभी रिसर्चर्स का। और बहुत सारी वेबसाइट इस प्रकार की है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए इस प्रकार के हैं। तो ये कंपलसरी होता है कि तुम जो विषय लोगे वो पहले चेक करो ये पहले हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर ही नया विषय आप ले सकते हैं। उसके पहले ये अपना विषय चुन नहीं सकते हैं। और 1935 से लेकर ये है तो 85 वर्ष वहां पे हो गए। तो इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स में उपलब्ध रहते हैं, हर व्यक्ति को करना है ऐसा नहीं है, वो अपडेट होते रहना जरूरी रहता है। Research in basic principles need to be increased, but sadly no funding for studies, so even good students tend to take easy topic and get degree and pass out. Same for PhD. IU should fund all PG and PhD research and put binding on them for clinical research with output that will help society. इसमें ऐसा है ना कि जो अभी मार्गदर्शक है वो ही अच्छे नहीं है।
और वो प्रैक्टिशनर भी नहीं है, मूल ग्रंथों को भी पढ़ते नहीं है, तो ये नहीं होगा। केवल फंडिंग देने से ये बात नहीं रहेगी। इसमें ये सबसे अहम चीज है कि विद्यार्थी को और मार्गदर्शक को दोनों को इच्छा होनी चाहिए। पैसा लगता है उसमें उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पैसा मुख्य नहीं है। मुख्य चीज जो है वो उसकी इच्छा, उसकी भावना तीव्र होनी चाहिए कि मुझे ये करना है इस प्रकार से, तभी बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं बन सकती है। Ideally, all colleges are expected to maintain database of research work done in their institute on their website for at least 10 years, for last 10 years at least, but no, not all of them are doing it. तो जो CCIM की जो इंस्पेक्शन होती है, उसमें वो क्लासरूम्स कितने हैं, अध्यापक कितने हैं, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह कितना है, इसके बारे में ज्यादा जिक्र होता है। इसके बारे में जिक्र होना जरूरी है कि तुम्हारी वेबसाइट अपडेट हो। उनकी सिर्फ वेबसाइट अपडेट होने से कुछ फायदा नहीं है वास्तव में। CCRS की, हाँ, या CCRS की वेबसाइट या आयुष डिपार्टमेंट की वेबसाइट होनी चाहिए और वो अपडेट होनी चाहिए। तो रिसर्च में जो पैसा डाला जा रहा है CCRS की तरफ से, वो खुद ही यूनिट चलाए, खुद ही इस प्रकार की पोर्टल बनाए। ये वेबसाइट से काम नहीं होगा, पोर्टल बनानी है इस प्रकार की। और ये कंपलसरी करे कि CSIM measures only area and head count. They are not concerned with quality at all, only quantity. ये तो सबसे जाहिर है इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी अगर हम इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो पहले हमारी इच्छा होगी कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है इस प्रकार से। अभी के अध्यापकों में जो भी अध्यापक इस प्रकार की क्षमता रखने वाले हो, चाहे वो कम हो, लेकिन कम होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार से हो सकता है, तो एक बात बन सकती है कि हाँ ठीक है, वो सम्मिलित हो जाए, वो डिसाइड करे कि इसके बारे में आगे हमें काम करना है। और CCRS को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि इस प्रकार की पोर्टल डेवलप करो। ये अभी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आउटसोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में MCI ने जिस प्रकार से किया, सभी डॉक्टर्स को बुलाया, उनके लिए चेक किए, उनकी डिग्री वगैरह जो है वो सब चेक किया, उनके नंबर, और फिर नया उनको दे दिया सर्टिफिकेट, इसका रजिस्ट्रेशन दे दिया। और ये एक दूसरी एजेंसी को दिया था काम, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उन्होंने ये सब किया। तो इसी प्रकार से किसी एजेंसी को एक काम दे देते हैं, या खुद अपना नेटवर्क तैयार करते हैं, तो भी ये काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस प्रकार का जो कंप्यूटर का इस्तेमाल इसमें करना ये आसान बात है, ये भी कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं इस प्रकार का बनाना और करना। Now NIRF and NASC have been introduced for colleges and universities to bring out quality standards, but it will take another 10 years to see output. बट NAC हो या NIRF का मालूम नहीं मुझे, वो भी मेरे ख्याल से इसी प्रकार की क्वांटिटी को ही देखते हैं, क्योंकि मैं तिलक महाराज विद्यापीठ में था। NAC का परीक्षण 5-5 बरसों बाद होता रहता था। हम सब उसमें जुड़ जाते थे कि उनको रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है, क्या क्या तरक्की की है 5 बरस में हमारे विभाग में, वगैरह वगैरह, और सभी विभागों का इकट्ठा करके वो भेजना पड़ता था इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से सच ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या काम का सिर्फ दिखावा हो रहा है, ये नहीं पता चलता। दिखावा ही ज्यादा रहता है, काम नहीं रहता। आश्चर्य की बात रही कि तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में हमारे ही डिपार्टमेंट में त्रिस्कंद कोश ये दिखाने लायक काम था। बाकी सभी विभागों में कुछ भी ऐसा काम आउटस्टैंडिंग नहीं था कि जिससे NAC को प्रभावित कर सके। हमारा डिपार्टमेंट सबसे नीचे था, उसको कोई कीमत नहीं थी।
मैं सिर्फ अकेला था डिपार्टमेंट में, एक ही पोस्ट थी, फिर भी सभी समय यही काम दिखाते थे, कृष्णेंद्र घोष का काम दिखाते थे, उसको तिममी में उसमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं। फिर भी दूसरा कोई काम नहीं था, सामाजिक शास्त्र हो, संस्कृत में कुछ काम हो रहा था, लेकिन वो भी एक बार उन्होंने वैदिक कॉन्कॉर्डेंस पदकोश, वेद वांग्मय का एक काम किया था बहुत बरसों पहले, वही दिखाते थे। और बाकी कुछ डिपार्टमेंट थे ही नहीं, तीन ही डिपार्टमेंट, संस्कृत, सोशल साइंसेस और ये आयुर्वेद, इस प्रकार का। आयुर्वेद 1990 में एस्टेब्लिश हुआ इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से नहीं होगी। हम जो नए पीढ़ी के लोग हैं, उनको इसके बारे में सोचना है, गहराई में जाकर सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं हमारा, और इसके लिए आधुनिक विज्ञान की सहायता लेनी है, तो हमें इस प्रकार से प्रयास करने पड़ेंगे। दे हैव चेंज मेथड ऑफ असेसमेंट नाउ, मैनुअल्स हैव आल्सो चेंज, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एंड आउटपुट बेस्ड असेसमेंट हैज बीन brought in. Ayush colleges have now been given special consideration. Okay. लेकिन मुझे लगता है कि एमडी बहुत सारे जगह पे चल रहा है और बहुत सारे एमडी निकल रहे हैं बाहर, तो ये सबसे अहम चीज है कि इस प्रकार का पोर्टल बनाना और उसके जरिए संशोधन के बारे में सोचना, किस प्रकार के संशोधन होना चाहिए। कोलटकर सर ने एक डायरी लिखी थी और उसमें हर विषय में किस किस प्रकार का संशोधन हो सकता है उसके विषय लिखे। अब वो डायरी गायब है, मालूम नहीं है कि वो टीमवी में थी, बाद में शायद मैंने वेदस को सौंपी है, अभी मुझे भी याद नहीं है पक्का। लेकिन मैं भी इसके बारे में विचार कर सकता हूँ, और मैंने वो डायरी पढ़ी है, तो कोलटकर सर के विचार मुझे मालूम है, तो इसके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं कि ये विषय हो सकते हैं। सिर्फ जो मानसिकता वैद्यों की या छात्रों की है या उनके मार्गदर्शकों की है, वो बदलना जरूरी। और फिर अगर कठिन विषय हम लेते हैं, तो उसके लिए जो परीक्षक आएंगे वो भी नहीं समझ पाते हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात हो जाती है। तो जिन लोगों ने इस प्रकार के कठिन विषय लिए, उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी। ये सर देशमुख की जो असिस्टेंट है, क्या नाम है उसे, उसने कैंसर विषय ले लिया था एमडी के लिए, और उसको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो उसका तो काम है कैंसर में, वैसे सेंटर में वही मुख्य है काम करने वाले। लेकिन जब इस प्रकार के विषय लिए जाते हैं, तो परीक्षक को ना कि कैंसर के बारे में मालूम है, ना कि आयुर्वेद के बारे में, वो किस पर कैसे परीक्षा करेगा। अगर किस व्यक्ति ने सचमुच कैंसर में काम किया है, तो उसकी परीक्षा करने के लिए वैसा ही परीक्षक होना चाहिए जिसने कैंसर में काम किया है, वो तो आयुर्वेद में अच्छा भली भांति जानता हो इस प्रकार से। नहीं तो ये बड़ी मुसीबत इस प्रकार की हो जाती है। और सरदेश मुख सर ने भी एक बार इससे बारे में कहा था कि कैंसर प्रोजेक्ट को देखने के लिए जिस व्यक्ति ने एक भी कैंसर मरीज देखा नहीं है, ये परीक्षक के रूप में आ जाता है, वो क्या समझेगा। तो ये अहम चीज इस प्रकार की है। Most of the parameters are on the basis of eligibility. Actually, they should have on the basis of competency. Actually, patra, patrata and kshamata are different things. तो क्या होता है कि नियमों के आधार पर चलता है। छात्र ये अध्यापक बनने के लिए क्या चाहिए, एमडी चाहिए। तो ठीक है, किसी भी तरीके से एमडी पास हो गया है, आयुर्वेद आता हो ना आता हो, प्रैक्टिस करता हो ना करता हो, कॉलेज में अध्यापक बन जाता है। और वैसी भी पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि कुछ पढ़ाना ही नहीं है कॉलेज में, खुद भी पढ़े नहीं है और दूसरों को भी पढ़ाना नहीं है।
इसलिए तो मैंने गुरुकुल का आरंभ किया कि अभी के जो अध्यापक है उनमें परिवर्तन लाना असंभवनीय है। तो नए जो अध्यापक बनेंगे उनको हम पहले से परिवर्तित कर सकते हैं। तो यूजी में या उनके पीजी में वो अगर गुरुकुल करेंगे, किसी वैद्य के पास जाएंगे, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेंगे, मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वो अच्छे अध्यापक बनेंगे। और इसी दृष्टि से ये सब गुरुकुल का आयोजन मैंने किया, जो काफी यशस्वी इस प्रकार का रहा है। लेकिन ये सिर्फ पुणे में है बात, बाकी महाराष्ट्र में भी नहीं है, देश की तो बात ही छोड़ो। तो ये अगर परिवर्तन हम लाना चाहते हैं तो मूल रूप से संशोधन होना ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और मैं समझता हूं कि हम में से ही लोग इकट्ठा आए, वो सोचे। अभी काफी लोग अध्यापक है कॉलेजेस में, इस ग्रुप में भी है, और उनके पास पीजी छात्र है। तो जो इस प्रकार के व्यक्ति को, जो मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, वो इकट्ठा आए और इसके बारे में सोचे कि किस प्रकार के विषय दिए जाए। और इसका जो है कि ये पोर्टल बने और ये कंपल्सरी हो जाए, विषय चुनने से पहले, विषय चुनने के बाद, और विषय पूरा होने के बाद, एमडी पूरा होने के बाद वो वेबसाइट अपडेट होती रहे इस प्रकार से। तो फिर नया नया काम उभर आएगा, सच्चा काम उभर आएगा। और जिसका फायदा होना चाहिए। एक ये भी चीज हो सकती है कि अभी रिसर्च स्टैटिस्टिक्स ये थर्ड ईयर में या लास्ट ईयर में रखा गया है बीएमएस। तो मैं समझता हूँ ऐसा विषय रखने के बजाय जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में विद्यार्थियों को, छात्रों को जानकारी दे, ऐसा ही विषय रखे। रिसर्च कैसे करना है ये तो एमडी में करेगा, लेकिन जो भी रिसर्च हुआ है, संप्राप्त लक्षण संबंध, या मेरे जो थीसिस है, उपेंद्र दीक्षित का जो थीसिस है, उसने तो संविता सिद्धांत वाले सभी छात्रों का अवलोकन किया था, उसके बारे में उसमें रिसर्च किया था, किस प्रकार के विषय लिए गए हैं, क्या क्या काम हुआ है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से सर्वे स्टडी था, थीसिस का ही सर्वे स्टडी था इस प्रकार से। तो ये बातें भी सामने लोगों के सामने आएगी, ये जो भी सर्वे स्टडी अच्छे खासे हुए हैं, तो उनको सामने रखेंगे, छात्रों के सामने रखेंगे, तो उनको कुछ पता चलेगा कि रिसर्च क्या चीज होती है इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, कोशों का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, ये भी रिसर्च ही है, बाकी क्या है उसमें। हमें त्रिस्कंद कोश के बारे में पता नहीं है, हमें बाकी अमर कोश या फिर आयुर्वेदीय शब्दकोश वगैरह वगैरह ये किस प्रकार से देखने हैं, मूल ग्रंथों का अध्ययन किस प्रकार से करना है, टीका को कैसे समझना है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 12वीं कक्षा तक सभी छात्र समान है। एक एमबीबीएस में चला गया, एक बीएमएस चला गया, बीएमएस में चला गया, या बीएचएमएस में चला गया, तो एमबीबीएस का छात्र फिर भी 15-16 घंटा अध्ययन करता रहता है, उसको करना जरूरी ही होता है तब, नहीं तो वो उत्तीर्ण ही नहीं होगा। और हमारे छात्र क्या करते हैं, हम ना कि कॉलेज में उनको कुछ शिक्षा मिलती है, ना कि वो किसी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, ना कि खुद ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते, ऐसा ही समय बिताते हैं, और फिर भी डिग्री मिल जाती है। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। इसमें अगर परिवर्तन लाना है तो मूल रूप से प्रयास करना बहुत जरूरी है। Basically, I think there is need of Shuddha Ayurveda practitioners to allow to teach in colleges. They should not be criteria as MD, PhD for becoming teacher in colleges. मेरा एक सुझाव ऐसा था कि इनको अस्पताल में जोड़ा जाए और बेड साइड क्लिनिक्स वो देते हैं, कि अगर ऑनररी हर दिन के लिए एक ऑनररी आएगा जो अच्छा प्रैक्टिशनर है उस शहर का,
तो अगर प्रैक्टिशनर अच्छा है तो मरीज वहां इकट्ठा होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। और मरीज इकट्ठा होंगे तो छात्रों को अनुभव मिलेगा मरीजों का। नहीं तो अभी छात्रों को मरीजों का अनुभव ही नहीं है, वो किसी वैद्य के पास प्राइवेट में जाते हैं तभी अनुभव मिलेगा, नहीं तो अनुभव ही नहीं है। तो अगर इस प्रकार से, और बेड साइड क्लिनिक लेने पर भी काफी परिणाम होगा। और ये जो मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ अभी, कि संहिता ग्रंथों का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चले, इंटरनेट के जरिए चले, या फिर कंट्री वाइड क्लासरूम के जरिए चले, तो भी वहां पे अध्ययन होता रहेगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलेगा, कॉलेज में ही, अपने ही अस्पताल में प्रैक्टिकल मिलेगा। ये भी ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। तो इतने सारे लोग अध्यापक भर्ती करने हैं, ये जो चलता है अभी, तो उसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। Good teachers leave college to focus on practice. Anil Francis said this, that this should not happen. Good practitioners should stay attached to college so the students get their benefit. Keeping balance between practice and college teaching is a must. लेकिन ऐसा भी है ना कि बाहर प्रैक्टिस में बहुत प्यारा स्कोप है, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप को समाधान मिलता है मरीज को ट्रीट करने का, और प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। तो अच्छे जो लोग हैं वो छोड़ने का ही विचार करते हैं। जब मैं कोश कार्य में लगा था, और बहुत सारे हमारे उपसंपादक जो अच्छे प्रैक्टिशनर थे, वो कोश कार्य छोड़ के निकल गए। और किस तरीके से मैं उनको रोकता कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, और उन्हें बाहर ज्यादा स्कोप है, तो मैं कैसे रोकूं? मैं खुद डटा रहा, इसीलिए कि मैंने कोलटकर सर का कर्तव्य निभाना है, मुझे ये मैंने निश्चय कर लिया था। इसलिए जब तक मैंने कोश का कार्य पूरा नहीं किया, तब तक मैं वहां पे अ, डट से रहा। लेकिन मेरी भी परिस्थिति ऐसी है, जब मैंने कोश कार्य छोड़ा, इस्तीमावी से इस्तीफा दे दिया, और मैं प्रैक्टिस में जुड़ गया, तो मेरी प्रैक्टिस बहुत तेजी से बढ़ गई। जिस प्रकार से इन सभी वैद्यों की प्रैक्टिस बढ़ी, उसी प्रकार से मेरी भी प्रैक्टिस बढ़ गई। कैपेसिटी तो पहले भी थी, आज भी है, लेकिन जब मैं फुल टाइम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो रिस्ट्रिक्शंस थे प्रैक्टिस के ऊपर। अब ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, तो उसके जो फायदे हैं वो मैं अभी भुगत रहा हूँ, वो देख रहा हूँ किस प्रकार के फायदे हैं। Sometimes colleges having all a ready hospital nearby area practitioners ready to run it, but management not interested, including teaching staff. Teaching staff should be ready to interact at least. अभी के टीचिंग स्टाफ के बारे में कुछ मत करो, गौर मत करो। जैसे मैंने कहा, अपकमिंग जो स्टाफ है, अपकमिंग जो स्टूडेंट्स है, जो एमडी करने वाले हैं और बाद में कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं, उनके ऊपर जिक्र करो। वो इस प्रकार के अध्ययन में लगे रहे, वो किसी प्रैक्टिशनर्स के पास जाते रहे, तो वो अच्छे बनेंगे, और फिर उनके जरिए माहौल बदलेगा, माहौल सुधरेगा। तो इसके बारे में हमें जरूर सोचना है। बात निकली एक्चुअली रिसर्च से, कि किस प्रकार का रिसर्च होना है और किस प्रकार का रिसर्च अभी चल रहा है। तो मैंने मैंने मेरे वेबसाइट पे इनका रिसर्च डाला था, बघेल सर का रिसर्च डाला था, लेकिन इसमें भी अपडेट होना बहुत जरूरी है, और मुझमें वो ताकत नहीं है सभी कॉलेजेस से जानकारी इकट्ठा करे और वो करे। तो मैं प्रयास छोड़ दिया मैंने वो। और उसमें भी बहुत ही कम थीसिस ऐसे होंगे कि जिसमें कुछ दम हो, बाकी सब फालतू ही है। तो उसको लेकर क्या करेंगे, ये भी एक अहम चीज रही, तो मैंने वो प्रयास छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सीसीआर सीसीआईएम आयुष को ये करना पॉसिबल है, और वो ये करे, तो एक ये अहम कदम इस प्रकार में रहेगा। शायद मैं इन लोगों से बात करूं, राजेश कोटेचा या सीसीआईएम के प्रेसिडेंट, उनसे बात करूं,
और अगर कुछ हो सकता है तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल परिस्थिति गंभीर है और इसमें परिवर्तन अगर लाना है तो बहुत सोच समझ के परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी रुकते हैं। कल अमावस्या है तो कल नहीं रहेगा और परसों इसके लिए फिर से जुड़ेंगे सहस्त्र योग के लिए। शनिवार को जैसे मैंने कहा कि गणेश का परिहार है तो उस दिन भी छुट्टी रहेगी और फिर सोमवार से आगे फिर इसको बढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। यह 3:30 बजे आज और कल कल का नहीं बताएंगे। कल हो सकता है लेकिन कल हाँ सुबह खत्म होती है अमावस्या तो कल दोपहर भी कर सकेंगे। आज वास्तव में आज नहीं होना चाहिए, आज अमावस्या लग जाती है। हाँ नाही पण खरं म्हणजे तो ऐसा करते हैं, आज नहीं रखते हैं, कल रखेंगे। ये जो दोपहर का है इसका लेक्चर। हाँ तो आज नहीं रखेंगे, योग सूत्र का जो है वो कल रखेंगे और फिर अगले हफ्ते में रखेंगे। तो जेएसवीसी ग्रुप या ये जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिख देता हूँ कि आज का नहीं होगा और कल होगा इस प्रकार से।